नमस्ते इंडिया, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जितना हो सके अपनी खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पैडी फार्मिंग यानी कि धान की रोपाई कैसे करें, चावल की खेती कैसे करें बारे में बताने वाला हूं। तो धान की खेती तो देखिए सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन धान की खेती करने से पहले हमको सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि हमारे भारत का राइस का कटोरा यानी चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो आप अगर अपने यहाँ पे राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं, पैडी फार्मिंग कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो इन 4-5 महत्वपूर्ण बातों को अपने यहाँ पे ध्यान में रखें। हमको भूमि के चुनाव तब करना चाहिए जैसे कि आपके यहाँ पे उचित सिंचाई, उचित धरातल, मतलब ये जो धरातल हो बराबर हो, समतल हो, मृदा अच्छी हो। जैसे कि हमारी मृदा मटियार मृदा और दोमट मृदा। मटियार मृदा जो होती है उसको क्लेई सॉइल जैसे आपको इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में मटियार मृदा कहा जाता है। और साथ ही साथ दूसरी मृदा ऐसी होती है जो हमारे धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट होती है, वो है दोमट मृदा यानी कि लोमी सॉइल। ये दोनों ऐसी मृदाएं हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब ये 60 से 70% वाटर होल्ड करके रख सकते हैं, जिसको कि आपको सभी को पता है कि धान एक उचित मात्रा में, एक अच्छे मात्रा में पानी को आवश्यकता होती है। बीज की चुनाव की मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, जो आप यहाँ पे राइट साइड में आपको आई बटन पे वीडियो दिख जाएगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप धान की नर्सरी कैसे लगा सकते हैं। तो आपका जो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आती है, आपको बीज का उचित चुनाव करना चाहिए। मतलब आप जो आपके लोकेलिटी में जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ पे कौन सी बीजें लग सकती हैं, क्योंकि जैसे आप देखा किसी का लोग जैसे क्या होता है ना, फार्मिंग बेसिकली लोग एक दूसरे का देख के करते हैं, जो कि हालांकि कहीं ना कहीं गलत है। आपको वैज्ञानिक तरीके से साथ ही साथ किसी प्रबंधन तरीके से आपको अपनी खेती करनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी लोकेलिटी में कौन से ऐसी किस्म होती है जो आपके यहाँ पे लगाई जाती हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, जैसे कि ये नर्सरी मैंने डाला था। तो अब बारी आ गई, जैसे देखिए मेरी नर्सरी तैयार हो चुकी है। नर्सरी तैयार होने के बाद हम लोग इस नर्सरी से इस धान के बिये को, धान के इस पौधे को निकाल रहे हैं। ऐसे एक कैरी करके एक बंडल बना रहे हैं। जैसे देखिए ये मेथड होता है इसको यहाँ से निकालने का। तो इसके मेथड से आप देखिए इसमें रूट कितनी अच्छी होती है। ये ऐसे हम लोग करके इसको निकालते हैं, उसके बाद ये बंडल बना के रखा गया है। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि धान की फसल लगाने से पहले हमको उचित सिंचाई, पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। मतलब ये पानी के बिना इसकी खेती करना असंभव है। अगर आपके यहाँ पे लोकेलिटी में पानी की व्यवस्था नहीं है, आपने अगर धान लगा दिया, आपके पास पानी का प्रबंध नहीं है, तो आपकी फसल खराब हो जाएगी। जैसे कि आप पानी ट्यूबवेल की मदद से, कैनाल सिस्टम और जो आपके यहाँ पे रिवर सिस्टम के हिसाब से होता है, तो वो सब भी आप उसकी हेल्प से आप ट्यूबवेल, समरसेबल लगवा सकते हैं। और साथ साथ आपके आसपास नहर का सिस्टम हो, नहर से पानी आता हो, तो आप उससे भी अपनी खेती कर सकते हैं। ये फसल कटने से पहले 10-15 दिन पहले तक भी इस फसल को पानी चाहिए रहता है। तो आप समझ लीजिए कि इस फसल को कितना ज्यादा पानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। राइस कल्टीवेशन का जो उचित समय होता है, मतलब हम कब धान की रोपाई अपने खेत में कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी नर्सरी तैयार हो चुकी है, तो आप धान की रोपाई सावन महीने में, यानी जो जून का महीना होता है, जून के महीने में 22 तारीख के से ही हमारा सावन महीना शुरू हो जाता है। इसी टाइम से हमारे यहाँ पे मानसून यानी कि बरसात का सीजन हमारे यहाँ पे आ जाता है, हमारे उत्तर प्रदेश में आ जाता है। तो आप हिंदी में सावन महीने में जो 22 जून से शुरू हो जाता है, आप जुलाई तक लगा सकते हैं। और इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो जून से लेकर जुलाई तक आप बीच में कभी भी धान लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। हमारे यहाँ पे 25 से लेकर 35-40 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है इस धान की फसल के लिए, जो इसका ये पौधा है इसके लगने के लिए बहुत एक अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर था, जिसमें हमारे ये जो पौधे हैं लग जाते हैं। हम आइए दिखाते हैं आपको कि हम सबसे पहले करने क्या वाले हैं। तो हम सबसे पहले करते क्या है कि हम अपने भूमि का चुनाव, अपने खेती की तैयारी कैसे करें। खेत को तैयार करने के लिए हमको क्या क्या कदम उठाने चाहिए, खेत को तैयार कैसे किया जाता है, मेड़बंदी उसमें कैसे की जाती है, वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। धान की रोपाई करने से पहले हमको सबसे पहले अपने खेत को तैयार करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बगल में आपको एक 6 बिस्से का ये पूरा प्लॉट है। इस 6 बिस्से में हम लोग धान लगाने वाले। तो आप देख सकते हैं हमको पहले सबसे पहले खेत तैयार करना होता है। आप देख सकते हैं इस खेत में हमने पहले पानी लगाया है। पानी इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारे खेत में जो सिंचित अगर प्रजातियां लगाई जाती हैं तो उसको अच्छे पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताने वाला हूँ, जो आप देखिए इसकी मेड़बंदी बहुत अच्छे से आपको करनी होती है। जैसे देखिए आप ये मिट्टी उठा के हम लोग इस पे लोनिया कैसे लगाए हैं। इससे होता क्या है कि बारिश की पानी जो भी आप इसमें पानी लगाएंगे, उस पानी को आप सिंचित करके रोक सकते हैं। आप उस पानी को अपने खेत में रोक सकते हैं ताकि वो ज्यादा टाइम तक रुके और आपके फसल के लिए एक अच्छे कामगार साबित हो। जैसे देखिए आप ये मेड़बंदी आपको चारों तरफ से करनी पड़ेगी। देखिए आप पहले खेत को तैयार करने से पहले एक नॉर्मल ट्रैक्टर से खेत को अपने पलटवा दें, मतलब एक नॉर्मल जो हल होता है, 9 फरवा जिसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है, उससे। और नहीं तो तावा से आप अपने खेत को पहले चक्कर में इसको एक बार पलटवा दें। उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर यानी कल्टीवार से, कल्टीवेटर से, रोटावेटर से आप इसकी जुताई एकदम अच्छे से करवाएं। आपको धान की फसल लगाते समय अपने खेत को एकदम समतल चाहिए, ताकि जैसे आपका जो मेड़बंदी है, जो आपका पानी है, कहीं ज्यादा गिरे ना। मैं आपको दिखाऊं, देखिए मेड़बंदी बनाई कैसे जाती है खेतों में। आप देख सकते हैं आपको अपने मेड़बंदी के लिए अच्छे से
आपको अपने मेड़ पे मिट्टी लगाना होगा। आप चाहिए तो अपने खेत के दूर के बीच से जाके भी मिट्टी लेके आ सकते हैं, नहीं तो पास के ही जगह से आप हाथ से उठा के, इसको लोनियाना कहा जाता है हमारे ठेठ भाषा में, हमारे लोकल लैंग्वेज में, मतलब के मेड़ी के ऊपर मिट्टी रखने को लोनियाना कहा जाता है। देखिए आप देख सकते हैं। और जितना मेड़बंदी आपका अच्छा होगा, आप अपने खेत में पानी उतना अच्छा रोक सकते हैं। तो तैयार करने के लिए यही सारी विधियां जो करनी होती है। जो आप मेरे खेत में घास देख रहे हैं, ये घास अभी जब कल्टीवेटर या कल्टीवार चलेगा तो ये उसमें कट के स्मॉल पीसेस में होकर आपकी जमीन में पता नहीं चलेगी, समतल हो जाएगी, जिससे कि आपके खेत में ग्रीन मैन्योर का भी काम करेगी। हालांकि पानी अभी आपको इसमें कम दिख रहा है, जो ट्रैक्टर की जुताई हो जाएगी इसमें पानी पूरा एक लेवल में प्रॉपर तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं हमारे पास ये कल्टीवेटर है, इसे रोटावेटर कहते हैं। देखिए कितने अच्छी तरीके से इससे जुताई होगी हमारे पूरे खेत की। रोटावेटर से, कल्टीवेटर से जो घास आपको दिख रही है, इस मिट्टी को एकदम मटिया मलिद, मतलब कि एकदम एक बराबर एक क्लेई फॉर्म में, एक स्लरी फॉर्म में मृदा हो जाए, उसके लिए हम लोग रोटावेटर से इसकी जुताई करवा रहे हैं। आपको 2 से 3 बार जुताई करनी होगी, क्योंकि आपको एक बार में इसका रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हमको अपने खेत को कम से कम इस कल्टीवेटर से, इस रोटावेटर से 2 से 3 बार आप इस पूरी खेत की जुताई कर सकते हैं। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से इसकी जुताई हो रही है। इसके अंदर एक ऐसा रोटावेटर फॉर्म में, एक अच्छे कल्टीवेटर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में एक चैनल लगा है, जिसके थ्रू उस पूरे मिट्टी को एक तरीके से स्लरी बनाता है। देखिए आप, अब अभी आप मिट्टी की क्वालिटी देखिए, आप टेक्सचर देखिए। ताकि आप देख सकते हैं हमारे पूरे पीछे एक पूरा प्लॉट एक अच्छे तरीके से रोटावेटर से, कल्टीवार से जुतवा के कितने अच्छे तरीके से इसकी मृदा का टेक्सचर आपको दिखाऊं। देखिए कितने स्लरी फॉर्म में तैयार हो चुका है। मतलब ये धान की रोपाई के लिए एक अच्छी मृदा तैयार हो चुकी है, एक लोमी मृदा तैयार हो चुकी है। जैसे हमने पहले इसको नौफरवा से जुतवाया था तो उस टाइम उसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा नहीं था। तो आप देखिए एक जो आपको घासें दिखाई देती थी वो भी इसमें एक रोटावेटिंग की मदद से कट के इसमें अंदर मिल चुकी है। और ये हमारा अच्छे तरीके से आपको लेबलिंग के रूप में पूरा खेत प्रॉपर दिखाई दे रहा है। खेत में पानी भी बराबर दिख रहा है, और ये हमारी खेत जो भी जहाँ पे खाल, जहाँ भी थोड़ा गड्ढा ऊंचा नीचे था वो भी बराबर हो गया। और एक पूरे खेत में प्रॉपर पानी हर तरीके से चारों कोनों पे लग के तैयार हो गया। मतलब ये पूरा खेत हमारा अब धान की रोपाई के लिए, धान की बुआई के लिए तैयार हो चुका है। तो आइए अब दिखाते हैं आपको कि धान की रोपाई, धान के बिये, धान के कैसे लगाया जाता है। अब बारी आती है धान के रोपाई का। तो अब हम चलते हैं अपने धान की रोपाई शुरू करते हैं। धान की रोपाई करने की बहुत सारी विधियां पाई जाती है। जैसे हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल कल्चर, तो ये जो आपको दिखाई जा रहा है ये हाथ से गुदाई करके, मतलब हाथ से गोदा जाता है। लेकिन हाँ, हमारे इंडिया में भी अब एक इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है। एक राइस ट्रांसप्लांटर होता है जिसकी मदद से आप 6 लाइन एक साथ गुदाई कर सकते हैं, एक साथ में 6 लाइन में तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो आप ये हमारा तरीका देख रहे हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है। माना जाता है कि हमारे यहाँ पे जब धान लगाया जाता है सावन के महीने में, तो लोग गाँव में, हमारी यहाँ पे माताएं बहनें गाना गाती थी जाके जब धान लगता था। एक हंसी उल्लास का ये टाइम चलता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हुए भी धान लगवाते हैं, और एक पूरा मौसम भी एक अच्छा सुहाना रहता है। तो लोग अपने खेतों में ट्रेडिशनल मेथड से, हमारे यहाँ जो पारंपरिक, जो हमारी पहले से लोकोक्ति कथाएं चलती आ रही हैं, उसको ये जो तरीका है गोदते हुए सब लोग अपने यहाँ पे धान लगाते हैं। जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये लगाना अच्छा होता है। लेकिन आप जब कमर्शियल पर्पस पे, बड़े पर्पस पे से 2 हेक्टेयर में या तो बड़े बीघे में आप खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऐसे नॉर्मल तरीके से तो नहीं कर पाएंगे, आपको राइस ट्रांसप्लांटर की ही मदद पड़ेगी। अब मैं आपको दिखाऊं तो आप धान की रोपाई कर कैसे सकते हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये राइस का पौधा रहा, धान का पौधा रहा। 2 से 3 भी पौधा आप लेके अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ग्रोथ पे, आपका पौधा ग्रोथ कितना अच्छा किया। जैसे कि मेरा राइस का प्लांट अच्छा ग्रोथ किया, अगर अच्छा ग्रोथ किया तो आप 2 ले सकते हैं। थोड़ा कमजोर है तो आप 3 पौधे भी ले सकते हैं। तो लगाने का तरीका कैसे होता है, आपने 2 पौधे लिए, 2 पौधे लेने के बाद आपने ऐसे गुदाई करके छोड़ दिया। देखिए आप, ये आप ऐसे गुदाई करके एक प्रॉपर छोड़ दें। मतलब यहाँ पे ऐसे, मतलब मिट्टी में आपको बेसिकली धंसाना है, ऐसे मिट्टी में आपको ऐसे ऐसे दबा के छोड़ देना ताकि ये खड़ा रहे, पानी के बहाव से गिरे ना। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे कि आप एकदम आप सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं। मानक क्या होता है तो वो मैं आपको बताऊं तो आपका ये जो आप देख रहे हैं एक पौधे की दूरी है, ये 10 सेंटीमीटर के अराउंड होनी चाहिए, ताकि इससे इसका व्यास अच्छे से हो, ये डायमीटर में अच्छे फैले और इसकी ग्रोथ अच्छे से हो, और ये हमारा फसल तैयार हो सके अच्छे से। तो आप अब इसको अपने इसी तरीके से 2-2, 3-3 पौधे करके आप अपने पूरे खेत में लगा सकते हैं, आसान तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से।
धान की फसल लगाने के बाद हमको ध्यान में रखना ये है कि इसमें खरपतवार का बहुत ही नियंत्रण करना होता है। जैसा आपको पता है कि इसमें आप पानी की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, इस खेती में आपको पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। तो उसी हिसाब से पानी मिलते ही खरपतवार जो मेड़ों पे रहते हैं, घासें होती हैं, ऑटोमेटिक आपके पूरे खेत में फैल जाती हैं। इन घासों का प्रबंध करना होगा। जैसे कि इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो आप नॉर्मल तरीके से खुरपी या पैडी वीडर चला के स्वयं से आप हाथ से निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बड़े प्लॉट के लिए संभव नहीं। आपका बड़ा खेत रहा तो उसके लिए संभव नहीं। आप छोटे प्लॉट में जैसे ऐसा लगाया गया है तो आप पैडी वीडर चला दें, या साथ ही साथ खुरपी की मदद से आप हाथ से जो दूब है, घास है, मोथा आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको एक दवा ही मारनी है तो आप उसमें बहुत सारी दवाएं आती हैं, प्रयोग करके आप अपने धान की फसल को खरपतवार से नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि ब्यूटाक्लोर हुआ, एनिलोफास हुआ, पेंडीमेथिलीन हुआ, ऑक्सीडाइजन हुआ, ये ऐसी सारी दवाइयाँ आती हैं जो आप अपने ऐसे धान में खरपतवार मारने के लिए दवाइयाँ काम में आती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पेंडीमेथिलीन का एक रेशियो बताऊं तो पेंडीमेथिलीन आप 30 EC का 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। मतलब आप 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर में 600 से 700 लीटर पानी में आप मिला के आप पूरे 1 हेक्टेयर में खेत में, धान के खेत में उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके खेत में खरपतवार का भी नियंत्रण हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो एक घास की दवा मारेंगे, जो धूप की दवा मारेंगे, ये आपको आपके धान की रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर ही मारना है, क्योंकि उसके बाद जैसे ये विकास करना स्टार्ट हुआ तो नए से नीचे से खरपतवार भी अपने हिसाब से पूरा जाएगा। तो उसको वीड कंट्रोल आपको 3 से 4 दिन के ही अंदर में आपको आपके प्रयोग में लेना है। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे रोग भी ऐसे लगते हैं जो हमारे इस धान की फसल को प्रभावित करते हैं। जैसे सफेद रोग हुआ, विषाणु रोग हुआ, झुलसा, धब्बा, खैरा, भूरा धब्बा, ऐसे इत्यादि तमाम ऐसे रोग हैं जो आपके इस फसल को भी प्रभावित करते हैं। इसको आपको कंट्रोल करने के लिए पहले को ध्यान में ये रखना है कि आपको इस पहली जो फसल थी उसको आप अच्छे से नष्ट कर दें, और जो भी ऐसे मेड़ों पे घास है उसको भी नष्ट कर दें। अच्छे से जुताई करें ताकि उसमें भी जो अंदर से कोई पहले जो आपने फसल लगाई थी उससे कोई रोग इस फसल से दूसरे फसल में ट्रांसफर ना हो। तीसरा, अगर हाँ आपने लगा दिया सीड, आपने डाल दी नर्सरी, तो आप 3 ग्राम थीरम प्रति 1 किलोग्राम के बीज का उपचार करके आप उसमें लेप लगा के उसको मिक्सर करके आप अगर नर्सरी में डालते हैं तो भी आप रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है। अगर आपके रोग आपके प्लॉट में, फसल में कहीं बाई चांस अगर लग भी जाता है रोग, तो आपको उसमें करना क्या है कि आप उसके नीचे देखिए जो दवाएं यहाँ पे दिख रही हैं, आप ऐसे कुछ केमिकल रासायनिक दवाएं का उपयोग करके आप अपने प्लॉट में मार सकते हैं, जिससे कि आप अपने खेत से, अपने फसल से वो रोग भगा सकते हैं, उससे भी आप निवारण पा सकते हैं। एक और है इसमें कि इस फसल में आपको कीट का भी प्रबंधन बहुत करना होता है। इसमें कुछ ऐसे कीट होते हैं जो इस हमारे फसल को भी नष्ट करते हैं, जैसे सफेद दीमक, पत्ती लपेटक हुआ, दीमक हुआ, साथ ही साथ हमारा सैनिक कीट हुआ, बग हुआ, ये और भी ऐसे कीट है जो हमारी इस फसल को प्रभावित करते हैं। तो आपको उसके लिए क्या करना है, 1.5 किलोग्राम नीम का एक जो सत आता है, जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, हमने अपने वीडियो में इसकी बात किया है कि आप नीम का कितना अच्छा उपयोग होता है। तो आप 1.5 किलोग्राम नीम का सत आप पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके यहाँ पे जो कीट प्रबंधन है वो भी हो सकता है। आप देख सकते हैं मैं अपने खेत में एक पानी का लेवल बना के रखा हूँ। तो आप सभी को पता है कि धान की फसल लगाने के लिए हमको पानी की कितनी ज्यादा आवश्यकता होती है। तो मैं आपको एक की पॉइंट बताऊँ, एक प्लस पॉइंट बताऊँ। आप अगर अपने खेत में धान की रोपाई करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके खेत में नमी हमेशा बनी रहे, तो आप या तो मॉर्निंग के टाइम पे अपने खेत में पानी लगाएं, या तो इवनिंग में 3 बजे के बाद अपने खेत में पानी लगाएं, जिससे कि आपके प्लांट जो होते हैं, ये जो राइस प्लांट है, ये आप प्रॉपर पानी का भी अवशोषित कर लें और आपके खेत में एक प्रॉपर उचित नमी बनी रही है। मैं उन लोगों के लिए बताया जहाँ पे असिंचित जगह है, जहाँ पे मतलब खेती पानी सुचारू रूप से ना मिल पाता, और हाँ जिसके यहाँ पर्याप्त पानी है तो आप किसी भी टाइम बढ़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और आती है इसमें, जैसे कि आप अपने फसल लगाया तो इसमें ये भी नहीं कि आपको पानी एक्सेस करना है। एक मीडियम पानी, जैसे कि आपकी फसल को कंट्रोल किया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मैंने बीज लिया, अब मैंने इसको लगाया, अब क्या हुआ कि मेरा तना ही मेरा डूब गया, तो ये सड़ सकता है। तो इसके लिए आपको अपने खेत में पानी निकासी के लिए भी बहुत ध्यान में रखनी हो। जैसे आपको एक्सेस पानी हुआ, बरसात क्या पता अच्छी होने लगी आपके यहाँ पे, तो ये डूबने लगेगा। तो इसके लिए आपको अपने मेड़बंदी से पानी का निकासी भी करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी बालियां फूल पक के अगर 70 से 75% ये तैयार हो गई, क्योंकि ये 100 से 120 दिन की पूरी खेती होती है, तो अच्छा ग्रोथ हो गया, बालियां अच्छे से लग गई, तो आपको क्या करना है कि आपके खेत से आपको पानी निकासी करना है। मतलब या तो पानी आप लगाइए मत, अगर पानी एक्सेस है तो आप उसको मेड़बंदी काट के आप पानी बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आप इसकी 100 से 120 दिन के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो मेरे 6 बिस्से प्लॉट, यानी कि 6 बिस्से की खेत वहां से लेके वहां तक हमने पूरे धान की रोपाई कर दी। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को वीडियो हमारा बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस मैंने स्क्रैच से लेकर एंड तक, मतलब जीरो से मैंने आपको शून्य से बताया कि नहीं आप नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, साथ ही साथ आपको रोपाई कैसे करनी है, मेड़बंदी कैसे लगाना है, मेड़बंदी लगाते टाइम ध्यान में क्या रखना है, मेड़बंदी कितने हाइट तक बनानी है, कितनी सीड का आप कितने प्लांट को आप अपने खेत में बोत सकते हैं, और साथ ही साथ ये कितने दिन की खेती होती है, इसमें कितने रोग लगते हैं, इसका बीजोपचार कैसे करना है, ये तमाम सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की। भी आपको ऐसे
कोई खेती के बारे में जाननी है कि नहीं मुझे ये खेती कैसे करनी है, ये इसके तरीके कैसे होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेके आ सकूं और आप सभी को बताऊं। अगर आप सबके यहाँ भी धान की फसल लगी या आप किसी और विधि से आप अपने यहाँ पे धान लगाते हैं, आपके यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आप वो सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि एक पता चले कि यहाँ आपके यहाँ पे मृदा कैसे पाई जाती है, किस मेथड से आप लोग लगाते हैं, कौन सा धान की फसल लगाते हैं, कौन सी वेराइटीज है, कि दूरी कितनी होती है, कौन सी वेराइटीज लगानी चाहिए, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया। आप सभी को धान से रिलेटेड, पैडी से रिलेटेड, पैडी कल्टीवेशन से रिलेटेड सारी एक पॉइंटें क्लियर हो गई होंगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मैंने अपने हिसाब से इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी कवर की। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मैंने ये बातें नहीं बताई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए थिंक ऑर्गेनिक, बी ऑर्गेनिक। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।